फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हम लोग स्पेशली कवर करेंगे अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा आपका जो है डिविडेंड पे आउट रेशो, पीई रेशो, जो कि हमारे पी&एल और बैलेंस शीट दोनों से कैलकुलेट होंगे। साथ ही हम लोग जो है इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 तरह के प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हैं, जिनमें से जो स्टार्टिंग के 4 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। इन सब की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं पी&एल अकाउंट के बेसिस पे, और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये हम लोग जो है वो पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग जो है ये रिमेनिंग के जो आपके 6 रेशो हैं ये कैलकुलेट करेंगे। इनमें है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। साथ में रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और इसको हम लोग जो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्निंग पर शेयर। उसके बाद देखेंगे हम लोग बुक वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिविडेंड पे आउट रेशो और प्राइस अर्निंग रेशो। देखिए, ये जो भी सारे रेशोज हैं इनकी हेल्प जो है बेसिकली किनको होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, किसी कंपनी के आपको शेयर्स परचेज करने हैं या नहीं करने हैं, ये डिसीजन लेने के लिए अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड पे आउट, ये सारे रेशो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको किस तरह से कैलकुलेट करना है या इनके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए हम लोग इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और आपको यहां से इस कंपनी से जो रिटर्न मिला, रिटर्न का मतलब हो गया प्रॉफिट एक तरीके से, कि आपने जो 100 रुपए लगाए उससे आपको पहले साल में जो है 12 रुपए मिले हैं। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज कितना हो गया, 12 रुपए कमाए 100 रुपए लगाकर, तो ये परसेंटेज कितना हो गया, 12%। तो इसी तरीके से अगर मैं इस पहले फॉर्मूले की बात करूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला ये हो गया कि जिन लोगों ने कैपिटल लगाई है उनको कितना रिटर्न मिला। तो अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये हम डिफरेंस देखना इसलिए जरूरी है कि यहां पर हमने नेक्स्ट फॉर्मूला जो पढ़ेंगे वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, मतलब जिन लोगों ने नेटवर्थ लगा रखी है उनका कितना रिटर्न है, और यहां पे मैंने कहा जिन लोगों ने कैपिटल लगा रखी है उनका कितना रिटर्न है। तो दोनों एक ही तो बात हो सकती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, सीई। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है वो कहां से आया। वो दो जगह से आ सकता है, या तो इंटरनल सोर्सेस मतलब मालिकों का पैसा, या एक्सटर्नल सोर्सेस बाहर के लोग मतलब आपने लोन लिया हो। तो जो इंटरनल लोग होते हैं, जो मालिकों का पैसा होता है, वो कौन कौन होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, और जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया उनका ही रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है। जो रिजर्व सरप्लस है वो किनका होता है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल का ही होता है। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन मनी हमारे पास में आई हुई है तो वो भी हम ऐड कर देंगे, और हमने अगर कोई शेयर वारंट भी इशू किए हुए हैं तो वो भी ऐड कर देंगे। ये जो हमने अभी तक यहाँ पे लिखा है ये सब किनका फंड है, किनका पैसा है, शेयर होल्डर्स का, मालिकों का पैसा है, इक्विटी शेयर फिर प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद में जो रिजर्व है, रिजर्व का मतलब कोई हमने प्रॉफिट कमाया, कोई जर्नल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, हमने पहले कोई प्रॉफिट कमाया था उसका कुछ हिस्सा हमने बचा के रखा हुआ है, तो सब किनका है, वो सब शेयर होल्डर्स का है, मालिकों का है। अब अगर ये इंटरनल जो हमारा फंड है उसमें हम एक्सटर्नल फंड ऐड कर दें, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के लोगों से हमने लिया है, और बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेप्ट।
डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारे आते हैं डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स अगर आपने लिए हुए हैं तो वो सब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये हो गया, कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल, पूरा पैसा, कंप्लीट पूंजी कहाँ कहाँ से आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, कि नेट वर्थ का मीनिंग क्या होता है। हम लोग जो है यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस फॉर्मूले में जो हमने आगे चीजें लिखी हैं इनको यहां से कट करके नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमें उधर जगह चाहिएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ये हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट वर्थ। देखिए नेट वर्थ का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि जनरली लोग बोलते हैं कि उस एक्टर की उतनी वर्थ है, उसकी उतनी वर्थ है। यहां पर हमें नेट वर्थ का मतलब है कि मालिकों का कितना पैसा है। इसको हम लोग जो है इक्विटी भी बोलते हैं और इसको हम लोग जो है वो प्रोप्राइटरी फंड भी बोल सकते हैं। तो नेट वर्थ का मतलब मालिकों का पैसा कितना है। हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया है उसमें केवल एक जो डेब्ट है वो हमारे एक्सटर्नल फंड है, बाकी सब कुछ किनका है, मालिकों का है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्योंकि शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, और जहां पे इक्विटी शेयर्स आ गया उन्हीं का ही रिजर्व सरप्लस होता है, प्लस एप्लीकेशन मनी वगैरह अगर हमें दी हुई है तो वो भी नेटवर्थ का पार्ट होगा, और शेयर वारंट अगर हमने इशू कर रखे हैं तो वो भी हमारे हम नेटवर्थ के पार्ट होंगे। तो नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो डिफरेंस होता है वो होता है केवल डेप्ट का, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स का, ठीक है। अब देखिए हमने जो स्टार्टिंग के दो फॉर्मूला हैं उनमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, नेटवर्थ क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं हम रिटर्न का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहां पर हम लोग जो है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो हमारी होगी सेल्स। हम लोग जो है यहाँ पे परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पे ना बना के सेल्स में से हम हमारी जो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तक हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, इसका मतलब बाकी सारे खर्चे जो है वो हम लोग माइनस कर चुके हैं। जैसे सैलरीज हो गया, ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, इसके अलावा हमारे जो है सेल्स प्रमोशन के खर्चे हो गए, डेप्रीशिएशन हो गया, ये सब हम लोग माइनस कर चुके हैं। केवल हमने क्या माइनस नहीं किया, एक तो हमने माइनस नहीं किया इंटरेस्ट और दूसरा हमने माइनस नहीं किया टैक्स। तो अब पहले क्या माइनस होगा, पहले हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी हमने टैक्स माइनस नहीं किया इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जैसे ही हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे हम इसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट जो है वो कितना है। अब यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। वो क्या समझनी है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो किनको मिलता है, ये मिलता है मालिकों को, और मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर। किनको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को। कौन से शेयर होल्डर्स, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों को मिलेगा। टैक्स किसको मिलेगा, टैक्स तो सरकार को मिलेगा। तो अब यहां पर हमारा जो ऊपर दिया हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है डेब्ट्स को। डेब्ट्स का मतलब लोन, लोन पे हम लोग क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या देते हैं, डिविडेंड। तो वो डिविडेंड किस में से देते हैं, प्रॉफिट में से। तो अब अगर मैं यहां पर ये कहूं कि जो मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट
और टैक्स को माइनस करने के पहले जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में से कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे? डिबेंचर होल्डर भी लेंगे, डेब्ट भी लेंगे, प्लस शेयर होल्डर्स भी लेंगे। दोनों लोगों का हिस्सा है। तो अब जब यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं शेयर होल्डर भी ले रहा हूं, डेब्ट भी ले रहा हूं, बात समझ रहे हो? कि जब कैपिटल इन दोनों की ले रहा हूं तो इनके लिए मैं प्रॉफिट भी क्या लूंगा? इन दोनों का प्रॉफिट लूंगा। तो यहां पर सबसे पहली चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे आप इसको ढंग से समझिए। डिवाइड में तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन आ गए? शेयर होल्डर्स भी आएंगे और डिबेंचर्स भी आएंगे कि आपने बिजनेस के लिए पूंजी कहां कहां से लेके आए। तो अब मैं इस पे जो प्रॉफिट लूंगा, जो मैं रिटर्न लूंगा, वो भी मेरे को कौन सा लेना चाहिए? जो इन दोनों का हो। और इन दोनों का कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों? इसी में से तो डिबेंचर होल्डर को देंगे, इसी में से शेयर होल्डर्स को देंगे। तो मेरा पहला फॉर्मूला कंप्लीट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेट वर्थ। तो अब नेट वर्थ का मतलब क्या है? नेट वर्थ का मतलब है केवल मालिकों का पैसा, इसमें डिबेंचर्स को नहीं लेना है। तो अब मैं प्रॉफिट कौन सा लूंगा? अब मैं प्रॉफिट लूंगा केवल मालिकों का। और मालिकों का प्रॉफिट कौन सा है? ये नहीं है, इसमें से भी डिबेंचर को देना है। डिबेंचर को दे दिया, जो बच गया उसमें से पहले सरकार को टैक्स दो। ये जो प्रॉफिट बच गया ये पूरा का पूरा मालिकों का है, ये पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स का है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। तो मेरा यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, या हम इसको कह सकते हैं नेट वर्थ, या हम इसको कह सकते हैं इक्विटी, या कह सकते हैं प्रोप्राइटर फंड इनटू 100। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है हमें। बात समझ में आई? चलिए, यहां तक की कहानी तो है आसान। अब हम आगे समझते हैं। हमने यहां पर टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो किनका है? वो है हमारे शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स कौन कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का नाम ही क्या है? प्रेफरेंस। इनको पहले देना है। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से हम पहले किनको देंगे? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हम यहां पे माइनस कर देते हैं। जैसे ही प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करेंगे, ये जो बच गया ये किनका है? इक्विटी शेयर्स का है। ये किनका प्रॉफिट बच गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो हम एक एग्जांपल मानते हैं कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट था शेयर होल्डर्स के लिए 100 रुपए था। 20 रुपए हमने किनको दे दिए? प्रेफरेंस शेयर्स को। तो 80 रुपए का प्रॉफिट किनका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हमें दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर। तो देखिए, अर्निंग पर शेयर का मतलब नाम क्या है? अर्निंग मतलब कमाना, और पर शेयर मतलब एक शेयर पे कितना कमाया। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो हम लोग किनके लिए कैलकुलेट करते हैं? इक्विटी शेयर्स के लिए। किनके लिए कैलकुलेट करेंगे? इक्विटी शेयर्स के लिए। और यहां पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे कितने शेयर होल्डर्स हैं? हमारे केवल 10 शेयर होल्डर हैं। तो यहां पर इक्विटी शेयर्स ने कितने रुपए कमाए? 80 रुपए। और कितने शेयर होल्डर हैं? 10। तो एक शेयर पे कितने रुपए कमाई होगी? 8 रुपए। तो हम थर्ड फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मैं नीचे लिख लेता हूं अर्निंग। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हम थर्ड। अर्निंग पर शेयर क्या हो गया? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 80 रुपए। डिवाइडेड बाई किसका डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। शेयर्स कितने हैं उनका डिवाइड कर दो, तो एक शेयर की कमाई आ जाएगी। ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कंपनी ने 80 रुपए कमाए ना शेयर होल्डर्स के लिए, 20 रुपए दे दिए, फिर 80 रुपए बच गए। ये कंपनी क्या करती है, पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। पूरा का पूरा जो है वो हम नहीं बांट देंगे। क्यों? अगर मान लीजिए कि कल को कंपनी में कोई एक्सीजेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कंपनी को एकदम से किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी क्या करती है, इस 80 रुपए में से हम एग्जाम्पल मानते हैं कि केवल आधा ही डिविडेंड बांटती है। किनको? इक्विटी को। इक्विटी को कितना डिविडेंड दिया हमने? देखो प्रेफरेंस को हम लोग दे चुके हैं, इक्विटी को केवल 40 रुपए डिविडेंड दिया कंपनी ने, और बाकी 40 रुपए कंपनी ने क्या किया, अपने पास में रोक के रख लिए। इनको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड का मतलब रोक लिया, और अर्निंग मतलब कमाई में से। तो कितनी कमाई हुई थी? 80 रुपए की। 40 रुपए हमने कहा इक्विटी डिविडेंड ले जाइए आप, और 40 रुपए कंपनी के पास छोड़ दीजिए, कल को हो सकता है किसी चीज के लिए में जरूरत पड़ जाए। तो अब यहां पर जो अगला फॉर्मूला है प्राइस पर शेयर, ये हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम देखेंगे 5th नंबर का फॉर्मूला। इसका नाम क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशो। हम पहले पढ़ रहे हैं 5th। क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशो। क्या मतलब होता है? डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कि आपने जो कमाया उसमें से कितना आपने एज ए डिविडेंड दे दिया। और ये हम किसके रिलेशन में कैलकुलेट करते हैं? इक्विटी शेयर्स के लिए। तो यहां पे हम कहेंगे डिविडेंड पर शेयर कितना दिया, और आपने पर शेयर कितना कमाया इनटू 100। एक तो ये तरीका है। तो हमने एक शेयर पे कितना रुपए कमाया था इक्विटी में? इक्विटी थे हमारे 10, 80 रुपए कमाए थे, 8 रुपए कमाया एक पे। और एक को डिविडेंड कितना दिया? हमने टोटल डिविडेंड कितना दिया है यहां पे? 80 में से 40 रुपए। तो 10 शेयर होल्डर्स को 40 रुपए दिए, तो एक को कितने रुपए मिले? 4 रुपए इंटू 100। तो हमारा जो है 50% जो है वो डिविडेंड पे आउट हो गया। डिविडेंड पे आउट मतलब एज ए डिविडेंड हमने कितना दे दिया? आधा, 50%। अब यहां पर एक आप छोटी सी जो है एक फॉर्मूला और होता है। डिविडेंड पे पर शेयर की बजाय आप यहां पर टोटल इक्विटी डिविडेंड ले सकते हैं, और उस केस में आपको अर्निंग भी जो है वो भी टोटल लेनी होगी इनटू 100। जैसे इसी में बात करें, टोटल कितना कमाया? 80 रुपए कमाया, अर्निंग हो गई 80। टोटल डिविडेंड कितना दे दिया? 40 रुपए दे दिया। तो ये हो गया हमारा वापस से 50%। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर जो है, डिविडेंड पे आउट, ये हमारे इक्विटी पे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है। अब हमारे दो फॉर्मूले और रह गए। पहला है बुक वैल्यू पर शेयर। देखिए बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या होता है कि एक जो शेयर है उसकी बुक वैल्यू कितनी है। तो ये भी हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? ये भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विटी के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? इक्विटी शेयर्स के लिए। तो अगर मान लीजिए कि ये जो 10 इक्विटी शेयर हैं, इनमें से एक शेयर होल्डर मैं हूं, एक आप हैं, तो अगर ये कंपनी जो है, आज अगर हमें इस कंपनी को बंद करना हो, इस कंपनी की सारी एसेट्स वगैरह सब कुछ बेचना हो, और इस कंपनी में जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है वो हमें आपस में डिवाइड करना हो, तो इक्विटी शेयर्स को क्या क्या मिलेगा? केवल इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो इक्विटी शेयर्स को क्या क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को अपनी कैपिटल मिलेगी जो उन्होंने लगाई हुई है, प्लस जो रिजर्व हैं वो भी किनके होते हैं? वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही होते हैं। तो ये दोनों हमें मिलेगा। तो एक जने को कितना मिलेगा? इन दोनों को हम ऐड करके नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो अगला फॉर्मूला है 4th, जिसका नाम है बुक वैल्यू पर शेयर, कि एक शेयर की बुक वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे शेयर कैपिटल कितनी है इक्विटी की, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो कितने हैं। ठीक है। तो इसका जो है हमें पता लगेगा कि बुक्स के अकॉर्डिंग हमारी कितनी वैल्यू है। इससे रिलेटेड हम जो है प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारे एकदम से अच्छे से हमारे को समझ में आ जाएंगे।
हमारा सबसे लास्ट फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशियो। कौन सा फॉर्मूला है हमारा लास्ट? ये है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको हम लोग बोलेंगे पीई रेशियो। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम कहेंगे पीई रेशियो। ये क्या होता है देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। मान लीजिए कि आज की डेट में आप इस कंपनी का एक इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो इक्विटी शेयर आपको कितने रुपए में मिलेगा? उस शेयर की जो मार्केट प्राइस क्या चल रही है। आज की डेट में हमारे सेंसेक्स में उसकी क्या रेट है, चाहे वो निफ्टी पे हो या किसी पे भी हो, मतलब शेयर मार्केट में क्या रेट है। तो हम ये मानते हैं कि इस कंपनी की शेयर मार्केट के अंदर जो रेट है वो कितनी है? 400 रुपए। अब इस कंपनी में अगर आप शेयर खरीद लेते हैं, एक इक्विटी शेयर, तो आप हर साल कितने रुपए कमा रहे हैं? हम हर साल कमा रहे हैं 80 रुपए। देखिए, आपको डिविडेंड भले ही 40 रुपए मिला हो, ये बाकी 40 भी आपके ही हैं, ये बाद में आपको ही मिलेंगे। तो आपकी कमाई कितनी है? 80 रुपए। इसीलिए हमने अर्निंग पर शेयर में भी क्या लिया था? 80 रुपए ही लिया था। अर्निंग पर शेयर जो कैलकुलेट किया था उसमें कितने रुपए लिए थे? 80 रुपए। तो अगर ये शेयर आप एक 400 रुपए का खरीदते हैं और आपकी अर्निंग जो है वो एक साल में है 80 रुपए, तो इस वैल्यू को जो आपने इन्वेस्ट की है उसको कमाने में आपको कितना टाइम लगेगा? 5 बार आपको 5 साल लगेगा। मतलब जब तक कंपनी 5 बार कमाएगी तब जाके आपकी मार्केट वैल्यू कवर होगी। तो देखिए, इसका नाम क्या है? प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, कंपनी की अर्निंग मतलब कमाना, कि उस मार्केट प्राइस को हम कितने टाइम में कमा लेंगे। तो 400 रुपए की मार्केट प्राइस है डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, आप एक बार में कितना कमा रहे हो उसको आप जो है डिवाइड कर दीजिए। तो आगे हमारा कि 5 बार में हम लोग इसको कमा लेंगे। ठीक है, तो एक बार जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, केवल फॉर्मूले हम लोग जो है वापस से लिख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है दोस्तों इक्विटी और डिबेंचर दोनों। तो इसलिए हमें प्रॉफिट भी दोनों के लिए लेना है, और दोनों का प्रॉफिट क्या होता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट दोनों का होता है। तो पीबीआईटी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो मैंने कहा नेटवर्थ का मतलब मालिकों का पैसा, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी भी बोलते हैं। तो अब मालिक मतलब केवल शेयर होल्डर, यहां पर मालिक का मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर। इसलिए हम लोग इसको जो है शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं। अब शेयर होल्डर्स का पैसा कौन सा होता है? टैक्स घटाने के बाद जो बच गया वो शेयर होल्डर्स का पैसा है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे कितना कमाया। तो मैंने बताया कि ये रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विटी के लिए। तो हम लिखेंगे कि प्रॉफिट फॉर इक्विटी, प्रॉफिट फॉर जो इक्विटी है उसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। और प्रॉफिट फॉर इक्विटी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कर दो, बस बाकी सब इक्विटी का है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू का मतलब हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो है कंपनी की बुक्स के हिसाब से क्या वैल्यू है, तो उनको क्या क्या मिलेगा? उनको इक्विटी शेयर की कैपिटल मिलेगी, प्लस रिजर्व सरप्लस मिलेगा, एप्लीकेशन मनी और शेयर वारंट है तो वो भी मिलेगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट हमारा रेशियो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने जितना कमाया अर्निंग पर शेयर, उसमें से कितना आपने डिविडेंड दे दिया, ये हो गया डिविडेंड पे आउट। मतलब जितना कमाया उसमें से कितना डिविडेंड दे दिया। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग नाम ही बोलता है कि आपने जो प्राइस है वो कितने टाइम पे अर्न करी। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो किस पे खरीदोगे? मार्केट प्राइस पे, और उस पे आप जो कमाओगे उसको क्या बोलेंगे? अर्निंग। तो ये आप कितने टाइम में कमा लोगे, इसको हम बोलेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 19, और इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल वाला, सबका मिलाकर, इक्विटी का, प्रेफरेंस का और डिबेंचर होल्डर्स का। ठीक है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर बोल दिया तो मालिकों का पैसा, इक्विटी। ठीक है, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएंगे। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब हम कितने टाइम में पैसा कमा लेंगे। इफ द मार्केट प्राइस इज 34 रुपए का आपने शेयर खरीदा तो आप वो पैसे कितने टाइम में कमा लोगे। हमें यहां पर दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हमें दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जर्नल रिजर्व। इसका मतलब ये तो हो गए हमारे शेयर होल्डर फंड, मालिकों का पैसा। और जैसे ही हम इसमें डिबेंचर ऐड कर देंगे, इसको हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमें यहां पर दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज, फिर इसके अलावा हमें दिया हुआ है फिक्स्ड असेट और हमें दिया हुआ है करंट असेट। ठीक है, तो इनका क्या यूज आएगा वो हम लोग अभी जो है वो देख लेते हैं कि इनको कैसे यूज करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए और टैक्स हमारा 50,000 रुपए। देखो फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट करना इजी है। सबसे पहले जो है हमें इंफॉर्मेशन दी गई, इसको हम लोग जो है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्यों ना हम लोग इस कंपनी की जो है वो एक बैलेंस शीट बना लें। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें यहां पर दिया हुआ है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट कितनी है? 9,50,000। फिर हमें क्या दिया हुआ है? करंट असेट। करंट असेट कितनी है? 2,34,000। हमें यहां पर दिया हुआ है इक्विटी शेयर 4 लाख रुपए। हमें दिया गया है प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए। देखिए प्रेफरेंस शेयर के आगे जो परसेंटेज होता है ना 12%, इसका मतलब हमें जो है इन पे कितना परसेंट डिविडेंड देना है? 12%। और इक्विटी शेयर के ब्रैकेट में लिखा ₹10। एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है और 4 लाख हमारी कैपिटल, इसका मतलब हमारे शेयर होल्डर्स कितने हैं? 40,000। एक 10 रुपए का है तो 4 लाख के बदले कितने शेयर होल्डर्स हो गए? 40,000। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ये है 1,84,000। 10% डिबेंचर। डिबेंचर के आगे जो रेट होती है वो क्या होती है? इंटरेस्ट की रेट। ये है 4 लाख रुपए के। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हमें दी गई है 1 लाख रुपए की। देखिए हमने बैलेंस शीट क्यों बनाई है? बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल होता है बराबर। अगर यहां पर बराबर नहीं आएगा इसका मतलब कोई ना कोई हिडन इंफॉर्मेशन भी है, कोई और डिटेल भी है। हो सकता है वो हमारे क्वेश्चन में काम आए और हो सकता है कि नहीं आए, बट हमें चेक करना जरूरी है। तो हमारी एसेट साइड का टोटल क्या हो गया? 11,84,000। और लायबिलिटी साइड का 4, 5, 6, 6 और 4, 10 और 11, ये भी हो गया 11,44,000, 84,000। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है, बैलेंस शीट मैच है। तो ये चेक करना जो है वो जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं कि बिफोर प्रॉफिट कितना था, बिफोर टैक्स कितना था, आफ्टर टैक्स कितना था। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कितना है? ये है 1.5 लाख रुपए। एंड टैक्स 50,000 है। देखो टैक्स घटाने के बाद अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट है और आपने कितने का टैक्स माइनस किया होगा? 50,000 का। तो इसका मतलब जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा आपका? 2 लाख रुपए का रहा होगा, तभी तो आपने 50,000 माइनस किया तो कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए। अब टैक्स के पहले वाला जो प्रॉफिट है उसमें से हम लोग एक चीज और माइनस करते हैं। क्या चीज माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले माइनस होता है क्योंकि इस पर टैक्स का बेनिफिट होता है। अब हमने इंटरेस्ट कितना पे किया होगा? तो इंटरेस्ट हम किसको पे करते हैं? डिबेंचर्स को या लोन को। क्या रेट है? 10%। तो डिबेंचर्स कितने? 4 लाख रुपए के। और 4 लाख पे 10% कितना होता है? 4 लाख पे 10% होता है 40,000 पे। हम यहाँ पे लिख देते हैं 10% ऑफ ₹4 लाख डिबेंचर 40,000। तो अब एक बात बताइए कि आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है
और 40,000 रुपए का आप इंटरेस्ट माइनस कर चुके हो। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा होगा। आप वापस इसको एड बैक कर दीजिए, 2,40,000 रुपए रहा होगा, तभी तो 40 माइनस करके 2 लाख रुपए आ गए। तो अब यहां पर हमारा इतना प्रॉफिट एंड लॉस तो कंप्लीट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हुआ कि ये 1,50,000 रुपए जो हैं वो हमारे दोनों के हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के भी हैं। तो अब इसको जो है हम लोग एक बार क्लियर लिख लेते हैं। ये है 1,50,000। इसमें से सबसे पहले हम क्या देंगे, सबसे पहले हम देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने हैं, तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है वो है 1 लाख रुपए के और 12% की रेट है। तो 1 लाख का 12% कितना होता है, ये हम लोग जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख का 12% होता है 12,000। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,38,000। ठीक है, तो अब हम लोग जो है 1 बाई 1 एक एक रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि टोटल कैपिटल पे आपने कितना कमाया, और टोटल कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर होल्डर्स का प्रॉफिट। तो इसमें सारा प्रॉफिट आएगा पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पीबीआईटी अपना कितना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 2,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो देखिए यहां पर हम लोग जो है डायरेक्ट नोट कर देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि चाहे आप मालिकों से पैसा लेके आए चाहे बाहर से लेके आए। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, इक्विटी आएगा 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर जो है वो भी आएंगे, ये इनको हम बोलेंगे इंटरनल फंड। जहां पे इक्विटी आ गया वहां पे रिजर्व भी आएगा। और जब कैपिटल की बात होती है तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, बाहर के लोग भी आते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स भी आएंगे 4 लाख के। तो 4 लाख और 1 5 6 और 4, ये हो गया टोटल 10,84,000 रुपए, 10,84,000। तो इसका जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 जो है 10,84,000 का होता है 22.14%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमें पूछा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स मतलब केवल मालिकों का पैसा। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो मालिकों का पैसा कौन सा होता है, ये तो था दोनों का, फिर डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया, फिर सरकार को 50,000 का टैक्स दे दिया। अब जो बच गया कितना है 1.5 लाख रुपए, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 1.5 लाख रुपए का डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, देखिए बाहर के लोग नहीं आएंगे, केवल शेयर होल्डर आएंगे। और शेयर होल्डर मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएंगे। तो 4 और 1 5 लाख, और रिजर्व भी इन्हीं का पार्ट होते हैं। तो ये हो गया 6,84,000, 6,84,000 इंटू 100, तो आएगा 21.93%। ठीक है, नेक्स्ट इसने हमारे से पूछा है ईपीएस। ईपीएस का मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे जो है वो हम लोग कितने रुपए कमाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हल्की सी जगह और चाहिए, इसलिए हम लोग जो है इधर कैलकुलेट करते हैं। थर्ड, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक पे कितना कमाया, और ईपीएस डिविडेंड पे आउट प्राइस अर्निंग ये सब कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर्स के लिए। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी के लिए प्रॉफिट कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स को दे दो, दे दिए साहब 12,000 रुपए। तो अब कितना बच गया, अब हमारे पास रह गया 1,38,000, 1,38,000, ये के पूरा का पूरा इक्विटी का है। और कितने इक्विटी है हमारे पास में, 4 लाख रुपए के इक्विटी है, रुपीज में 4 लाख है, और एक शेयर 10 रुपए का है। इसका मतलब कितने शेयर्स हो गए, 10 का डिवाइड कर दो, 40,000 शेयर्स हो गए। एक शेयर 10 रुपए का है तो 4 लाख हो गए टोटल।
तो एक शेयर पे हमने कितना कमाया, एक शेयर पे हमने कमाया 3.45। एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं हम लोग, 3.45 रुपए। इसको हम लोग कहेंगे अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट हमें पूछा गया बुक वैल्यू पर शेयर। हम यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए मैंने कहा ये सारे रेशियो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो इस बुक के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या क्या है, ये 4 लाख रुपए इक्विटी का है, ये तो प्रेफरेंस का है, और रिजर्व भी किनके होते हैं, इक्विटी के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और रिजर्व में हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 4 प्लस 1,84,000, ये आएगा 5,84,000, और इक्विटी कितने, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 40,000। तो एक शेयर की बुक वैल्यू क्या होगी, 14.60, 14 रुपए 60 पैसे। नेक्स्ट हमें दिया गया है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था पीई रेशो, कि आपने जो शेयर खरीदा वो आप किस पे खरीदते हैं, वो हम खरीदते हैं मार्केट प्राइस पर, और वो शेयर जो है उस पे लिए आपने जो रुपए लगाए वो आप कितने टाइम पे कमा लोगे, मतलब अर्निंग पर शेयर का डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इस कंपनी का शेयर खरीदता हूं तो मेरे को कितने रुपए में मिलेगा, 34 रुपीज, 34 रुपए में। और एक शेयर पे मैं कितना कमा रहा हूं, हमने देखो यहीं पे कैलकुलेट किया अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे मैं कमा रहा हूं 3.45, मतलब एक साल में कमा रहा हूं 3 रुपए 45 पैसे, और 34 रुपए का मेरा शेयर है, तो करीब 9.86 आएगा ये एक्चुअली। इतनी बार अगर कंपनी हमें कमा कर देगी तब जाके हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो कवर होगी। इसको कहेंगे हम प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, यहां पर हमारे से डिविडेंड पे आउट रेशो नहीं पूछा है, बट वो हमने देख लिया है कि 1,38,000 में से कंपनी जितना इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे देगी वही हमारा जो है वो डिविडेंड पे आउट रेशो होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, उसको हम जो है वो फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।